आइए आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रिलेशन के बारे में समझेंगे। रिलेशन को समझने के लिए आपको क्लास 11 से शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो आप बुझ चुके हो वो भी रिकॉल हो जाए, फिर 12 में जो कुछ पढ़ना है वहाँ तक की यात्रा हमारी पूरी होगी। तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टों का ग्रुप है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जब दो सेट मिलते थे तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना क्लास 11 में सीखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं एक बार आइए समझ लें। मान लीजिए एक सेट A है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं और एक दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट 5 और 6 हैं। तो A इंटू B फाइंड आउट करना हो जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, तो हम A के पहले जो A क्रॉस B में पहला सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ B के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर बनाते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जो पेयर बनता है वो स्मॉल ब्रैकेट में होता है, सिंपल ब्रैकेट जिसको कहते हैं। 1 और 5, 1 के साथ 6, 2, 5, 2, 6, सिमिलरली 3, 5 एंड 3, 6। ये जो पेयर बने ये A क्रॉस B के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं, एक पेयर इस A क्रॉस B के एलिमेंट हैं, इस सेट के एलिमेंट हैं। कोई भी रिलेशन A क्रॉस B के जो ये एलिमेंट्स हैं इसी में से निकला हुआ होता है। इसका मतलब है कि कोई भी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। जैसे हम एक रिलेशन डिफाइन करें, यदि R XY such that X is even and Y is odd, इस तरह का एक रिलेशन डिफाइन हो तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ एक और कंडीशन X बिलोंग्स टू A पहले सेट में, ये पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से और दूसरा दूसरे सेट से Y बिलोंग्स टू B। तो ये एक कंप्लीट रिलेशन डिफाइन हुआ। इसको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, जो रिलेशन आप फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, पहला इवन होना चाहिए। तो इसमें से पहला इवन 2 है और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो ऑड होना चाहिए और किसमें से बिलोंग करना चाहिए, B से। तो ये जो बना ये रिलेशन इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बना। आप ध्यान से देखें, ये है, ये जो रिलेशन बना हुआ है ये A क्रॉस B में यहाँ है। मतलब ये हुआ कि ए रिलेशन R इन ए सेट A इज ए सबसेट ऑफ A इंटू A। यदि अकेला A सेट दिया हो आप उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू A कर लेंगे और जो रिलेशन होगा वो उसी A इंटू A का सबसेट होना चाहिए। अब आइए रिलेशन को जो हम एरो डायग्राम के द्वारा भी समझे। एक सेट है A, एक दूसरा सेट है B। A के मेंबर है 1, 2, 3, 4। इसके हैं A, B, C। तो यदि A1 A से रिलेटेड हो, 2 B से रिलेटेड हो, 4 C से रिलेटेड हो, तो ये एक रिलेशन फॉर्म हुआ। A इसका पेयर लिखें, जो रिलेशन बना वो कैसे बना,
1A 2B और 4C। ये रिलेशन फॉर्म हुआ। यदि आप A इंटू बी फाइंड आउट करते तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते उसमें 1A 1B 1C होता, तो वहां से देखिए 1A आ चुका है, फिर 2A 2B 2C आता, तो 2B वहां से आ चुका, 3A 3B 3C 4A 4B 4C, तो 4C भी है। इसका मतलब है कि इस रिलेशन के जितने एलिमेंट्स हैं वो A इंटू B में रहते हैं, A इंटू बी से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो रिलेशन है वो A इंटू बी का सबसेट कहलाएगा। तो रिलेशन के बारे में आपने समझा कि रिलेशन क्या है, वो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब इसी डायग्राम पे आप डोमेन और रेंज को भी समझ लें। डोमेन क्या होता है, एक्स की जितनी वैल्यूज हैं वो सब डोमेन कहलाती हैं। मतलब इस रिलेशन के लिए यदि आप डोमेन फाइंड आउट करना चाहें तो सबके पहले एलिमेंट्स को लिख सकते हैं 1 2 4, ये हुआ डोमेन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। देखिए द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R, रिटन एज डोमेन। ये डिफिनेशन आपको लिखा है इसलिए कि जिसके पास दुर्भाग्य से बुक उपलब्ध ना हो तो डिफिनेशन लिख भी सकते हैं। रेंज किसको कहते हैं, तो जो रिलेटेड है सेकंड एलिमेंट्स A B एंड C, ये रेंज है। रेंज क्या है रिलेशन का, जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है A B एंड C, ये है रिलेशन का रेंज। तो आपने रिलेशन का डिफिनेशन समझा। रिलेशन क्या है, दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। A इंटू बी जब दो सेट है तो A इंटू बी का सबसेट है एक रिलेशन। रिलेशन कुछ भी डिफाइन हो सकता है। और आपने डोमेन देखा, डोमेन क्या है, तो किसी रिलेशन के फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो उस रिलेशन के डोमेन कहलाएंगे। रेंज सेकंड एलिमेंट्स, और एक है कोडोमेन, तो जो सेकंड सेट है पूरा का पूरा वो सब कोडोमेन कहलाता है। सेकंड सेट A क्रॉस B में B जो सेट है वो कोडोमेन कहलाएगा। A के जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं B के एलिमेंट से, तो ये सभी प्री इमेज कहलाते हैं। और ये जो रिलेशन बना हुआ है ये एलिमेंट्स इमेज कहलाते हैं। मतलब ये 1 2 4 क्या है, ये प्री इमेज है, और ABC ये इमेज कहलाएगा। इसी को इनपुट और आउटपुट भी कहते हैं। जो डोमेन है वो क्या है, इनपुट है, और रेंज आउटपुट है। तो आप डोमेन और रेंज याद रखें, इसी से काम चल जाने वाला है। इमेज और प्री इमेज आपके समझाने के लिए और इनपुट और आउटपुट बताया, ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो आउटपुट है। इतना समझने के बाद अब हम टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में समझें। आइए अब टाइप ऑफ रिलेशन समझें। ये 6 टाइप ऑफ रिलेशन आपको ध्यान से समझने हैं, और ये पहला जो आपका एक्सरसाइज है इन्हीं टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली समझना है। पहला है वाइड रिलेशन। नाम से ही आप सेट यदि आपके दिमाग में हो तो वाइड सेट होता था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता था, एम्प्टी सेट जिसको कहते थे, जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं होता था। यहां भी यही बात है। एक सेट A है, मान लीजिए उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन सेट A। वो रिलेशन है XY such that X belongs to A, Y belongs to A, X belongs to A,
y बिलोंग्स टू ए एंड जो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो आप ध्यान से देखें, 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 होगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 होगा, 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 होगा। किसी भी दो एलिमेंट्स को प्लस करने पर वो 20 से ज्यादा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम सेट फॉर्म करने जा रहे हैं उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को, जिसका डिफिनेशन तो ठीक है, डिफिनेशन ठीक इसलिए है कि हम यदि ये नंबर केवल बदल गए होते, सेट ए की जगह में 1 2 3 जो एलिमेंट्स है उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट्स होता, जैसे मान लीजिए 12 होता, 15 होता, 10 होता, तो हम किसी को ही प्लस करते तो जो सम होता वो 20 से ज्यादा होता। तो डिफिनेशन तो सही है। इस डिफिनेशन के आधार पर हम एलिमेंट ला तो सकते हैं, लेकिन कब? जब ये सेट दूसरा दिया होगा। इस सेट के रेस्पेक्ट में इस रिलेशन में कोई एलिमेंट हम नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसे कंडीशन में जो रिलेशन है वो वाइड रिलेशन कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, जिसका कोई मेंबर नहीं होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि जो कंडीशन क्या हुआ है उसके आधार पर हम कोई मेंबर लिख ही ना पाए, कोई पेयर ना बना पाए, तो वैसा रिलेशन वाइड रिलेशन कहलाता है। अब उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। बातें फिर वही हैं, सेट वही लेते हैं 1 2 3, और अब हम एक दूसरा रिलेशन लगाते हैं, एक दूसरा डिफिनेशन x y such that x plus y is less than 20 where x belongs to a, y belongs to a। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी को भी लेंगे, यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आप 1 1 को प्लस करें तब भी 20 से कम है, 1 2 को प्लस करें तब भी 20 से कम है, 1 3 को करें, 2 3 को करें, 3 1 को करें, किसी को, मतलब अब हम किसी को भी लिखेंगे, मेरा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस अब यूनिवर्सल जो रिलेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन ए, एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन ए इज इक्वल टू क्रॉस ए इंटू बी, ए इंटू ए, ए इंटू ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके भी एलिमेंट हो, इस रिलेशन के भी एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में वो रिलेशन जो बनता है यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 1 कर सकते हैं ए इंटू ए में, ए इंटू ए क्या लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसी को भी ऐड करें, मतलब ये सारे लिखे जा सकते हैं इस रिलेशन में। तो यदि ए इंटू ए के सभी एलिमेंट्स रिलेशन के भी एलिमेंट हो रहे हो तो उस कंडीशन में वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। अब थर्ड पे चले, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों के डिफरेंस पर विशेष आप फोकस करेंगे। डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन को समझिए, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए केवल आप समझेंगे तो यदि जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है उसमें इन सभी के पेयर बन रहे हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, और इसके अलावे कुछ भी ना हो। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं के पेयर बन रहे हो,
इसके अलावे ये डबलेट हो रहे हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट दिए हुए। इसके अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो वैसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और यदि ये सब हो, ये सभी हो और इसके अलावे भी कुछ हो, 1 2, मान लीजिए 2 4, इस तरह कुछ और भी हो, तो इन औरों को न देखते हुए इनको हम ध्यान से देखेंगे। यदि सबके पेयर हो इस तरह, डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 और इसके अलावे भी कुछ हो, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। मतलब यह हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने देखा था यहां से यहां तक के और इसके अलावा कुछ नहीं। तो जितने आइडेंटिटी हैं रिलेशन वो सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन भी होंगे, हो भी सकते हैं। कब हो सकते हैं कि इसके अलावे उसमें भी कुछ ना दिया हो, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन यदि इसके अलावे कोई और भी एलिमेंट हो तो वह केवल रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। तो ये अंतर आपने समझा। आइडेंटिटी में केवल वनली, याद रखेंगे, वनली डबलेट होने चाहिए और सबके। रिफ्लेक्सिव में भी सबके डबलेट होना चाहिए, सावधानी रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक तो देखा तो आपने, सबका पेयर होना चाहिए। उसके अलावे कुछ और भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव पाथ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में छोटे क्लास में आपने पढ़ा, तो फिर इस तरह उलट दिया गया ऐसा। तो सिमेट्रिक में एक रिलेशन, एक सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन हमने बनाया जिसके एलिमेंट हो रहे हैं 1 2 और कुछ और भी हो, लेकिन कहीं 2 1 भी हो, कहीं और भी एलिमेंट हो, कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 के बाद 2 हो, तो वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सिमेट्रिक के लिए यदि ए बी है और बी ए भी हो तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। बाकी और भी हो तो कोई बात नहीं। और सबसे लास्ट में ट्रांजिटिव है, जिसके बारे में आपको कंडीशन याद रखने हैं। 2 कंडीशन है, यदि ए रिलेटेड टू बी हो, मतलब 1 2 हो, ध्यान दें रिलेशन में, फिर बी रिलेटेड टू सी हो, मतलब 2 और 3 हो, तो 1 और 3 होना चाहिए। ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यह पहला कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड टू बी, फिर बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता हो तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन दूसरी बात भी आपको याद रखनी है कि केवल ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड ए नहीं, सी नहीं हो, ये नहीं हो, तब भी उस कंडीशन में भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब आपने 1 2 देखा और ये 2 3 ना हो, फिर आगे कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है। ए रिलेटेड टू बी हो लेकिन बी किसी और के साथ रिलेशन ना बना रहा हो, तो उस कंडीशन में जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो आपको 2 बातों को देखना है। पहला, ए रिलेटेड टू बी हो, फिर बी रिलेटेड कोई और हो किसी और के साथ, तो पहला इस सी के साथ होना चाहिए, 1 5 होना चाहिए, इस तरह से। ऐसा यदि आप एग्जाम्पल लें तो। लेकिन यदि 1 2 हो और 2 5 न हो, तो आगे कुछ भी होता हो, ये ट्रांजिटिव होगा।
यदि बी और सी का लोप हो, बी रिलेटेड सी न हो, तो उस कंडीशन में भी जो रिलेशन दिया रहेगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह अब एंटी सिमेट्रिक देखें। एंटी सिमेट्रिक एक बचा हुआ रिलेशन है, मिस कर रहे थे उसको समझ लें। एंटी सिमेट्रिक में आपने क्या देखा, ए रिलेटेड बी हो तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए, और यदि ये कंडीशन तब होता हो जब ए इक्वल टू बी हो, इसको सेटिस्फाई करता हो, इसके होने पर ही ये होता हो, तो वह एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये टाइप ऑफ रिलेशंस हैं। अगले वीडियो में पहले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।